जय स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कुछ फार्मूलाज एंड उसके रूल्स। तो फार्मूलाज एंड रूल्स में क्या होता है, कुछ हमें शेप्स दिए गए हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि अभी हम पहले देखने वाले हैं पेरीमीटर फार्मूलाज। तो पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले किसी भी पेरीमीटर के फार्मूलाज को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, अगर हमारा एक घर है, ये हमारे घर की बाउंड्रीज है, ये हमारे घर है और ये हमारे घर का क्या है, टोटल बाउंड्रीज है, जो कि हम उसको क्या बोलते हैं, फेंस, मतलब कुंपण बोलते हैं हमारे मराठी में। तो इसके सपोज मेरे एक साइड का लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, दूसरे साइड का मेरा 5 सेंटीमीटर है, अपोजिट साइड भी मेरी 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्या है मेरा 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इन चारों का टोटल कर दूँ 5 + 3 + 5 + 3 + 5, तो टोटल कितना होता है मेरा, टोटल होता है मेरा 16। मतलब ये चारों लेंथ का अगर टोटल मैं करूँ तो उसे क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो पेरीमीटर की डेफिनेशन होती है सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। या फिर ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, शेप भी यूज कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ अ गिवन शेप इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पेरीमीटर किसका पढ़ना है। अभी हमें सबसे पहले पढ़ना है हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग ये होता है कि जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल में सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये ट्रायंगल मेरा ABC है, अगर ये मेरा ट्रायंगल ABC है, इसमें मेरी AB की लेंथ कितनी है, L है, तो मेरी BC की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, L, और AC की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, L। अभी हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, पेरीमीटर फार्मूला। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या बनेगा, तीनों साइड्स की सम कर दो, क्या आएगा, L + L इज इक्वल टू, ये तीनों भी क्या है, लाइक टर्म्स है, ये तीनों भी क्या है, लाइक टर्म्स है। तो ये क्या, यहाँ पे कितने L है टोटल, यहाँ पे 3 L है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3। मतलब मेरा पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बनेगा, 3L। उसके बाद उन्होंने बोला है स्क्वायर। तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इसका। उसके बाद बोला है उन्होंने स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर का फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्क्वायर के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, स्क्वायर का फिगर। उसके पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होगा, 3L। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ साइड, उसके बाद क्या है अभी स्क्वायर। अभी उन्होंने स्क्वायर बोला है, स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, एक स्क्वायर में होते हैं 4 साइड्स। कितने होते हैं टोटल, एक स्क्वायर में होते हैं 4 साइड। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे एक साइड की लेंथ, अगर ये स्क्वायर में रहा है ABCD और इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ कितनी है मेरी, x है। तो अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो स्क्वायर के प्रॉपर्टीज में क्या बोला है कि स्क्वायर के जितने भी साइड्स है उन सभी का लेंथ क्या होगा, सेम रहता है, उन सभी का सेम क्या रहता है, इक्वल रहता है। मतलब अगर DC मेरा x है तो मेरा BC भी क्या हो जाएगा, x है, और AB भी क्या होगा, मेरा x होगा, और AD भी क्या होगा, x होगा। अगर मैं इसका पेरीमीटर देखता हूँ तो पेरीमीटर क्या बनेगा, मैं इन सभी साइड को ऐड करूँगा तो क्या होगा, AB + BC + CD + AD। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ x + x इज इक्वल टू कितना मिला मेरे को, 4x। जो भी यहाँ पे यूनिट दिया होगा, सपोज x सेंटीमीटर है तो वो क्या होगा इसका यूनिट, यहाँ पर भी क्या होगा, सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर दिया है तो क्या होगा, सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। जो भी यूनिट दिया गया है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यूनिट लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, उसके बाद बोला है रेगुलर पेंटागन। अभी उन्होंने पर्टिकुलर रेगुलर पेंटागन यही वर्ड यूज़ क्यों किया है, वो इसलिए यूज़ किया है कि पेंटागन 2 टाइप्स के होता है, एक रेगुलर पेंटागन और दूसरा होता है इर्रेगुलर पेंटागन। एक होता है रेगुलर पेंटागन और दूसरा होता है इर्रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन में क्या होता है, रेगुलर पेंटागन में लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होता है, इक्वल होता है। पेंटागन की हर एक साइड की लेंथ क्या होती है, यहाँ पे सेम होती है। अगर मेरी ये साइड की लेंथ L है, ये साइड की लेंथ है, इसकी भी क्या होगी, L ही होगी, इसकी भी L होगी, इसकी भी L होगी, और इसकी भी क्या होगी, L होगी। सिमिलरली यहाँ पर इसके इंटरनल एंगल्स, ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, स्क्वायर में, या फिर रेगुलर पेंटागन में, इसके अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनका मेजर भी क्या होता है, सेम ही होता है। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पेरीमीटर पढ़ रहे हैं।
तो क्या लिखेंगे, रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर क्या होता है वो लिखेंगे। अभी क्या है, एक साइड का लेंथ कितना है मेरा, L सेंटीमीटर, एक साइड का लेंथ कितना है मेरा, L सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने साइड है, 5 है, तो मैं ऐड करूँगा L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L। तो ये टोटल क्या है, कितने L है यहाँ पे, 5 है। और ये पाँचों L क्या है, लाइक टर्म्स बनेंगे, यहाँ पर भी L है, 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 और यहाँ पे लास्ट में भी L है। तो ये कितने टोटल 5 L है। तो ये क्या हो गया मेरा रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 5L। अभी लास्ट में उन्होंने बोला है रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल का कैसे फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल का फाइंड करने के लिए मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ और एक्सप्लेन भी करूँगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, रेक्टेंगल में क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर मतलब मेरा ये जो साइड है A, B, C एंड D, अगर ये मेरा क्या है L सेंटीमीटर लेंथ और ये मेरी क्या है ब्रेथ है B सेंटीमीटर, तो इसके अपोजिट साइड मतलब कौन सी है, CD है। तो CD का भी लेंथ कितना होगा L सेंटीमीटर, और BC का कितना दिया है ब्रेथ, B दिया है, मतलब AD का भी ब्रेथ कितना होगा B सेंटीमीटर। अभी मुझे क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या करते हैं, सभी साइड्स की लेंथ को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, इसमें भी करेंगे। अगर हम यहाँ से चालू करते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, तो क्या आएगा L प्लस B प्लस L प्लस B। अभी हम छोटे बच्चे नहीं हैं तो हम ये इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे L और L दोनों मिलाके क्या बनता है, एक लाइक टर्म बनती है, लाइक टर्म है ये। तो यहाँ पे कितने L है टोटल, यहाँ पे एक L है, यहाँ पे एक L है, तो टोटल मिला कितना हो गया, यहाँ पे 2L। सिमिलरली यहाँ पे B कितने हैं, 2 है, प्लस क्या हो जाएगा 2B, क्योंकि बीच में प्लस दिया है। अभी ये 2 क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2। अगर 2 को हम कॉमन लेते हैं दोनों में, तो अंदर क्या बचा मेरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन्होंने 2 को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेंथ को और ब्रेथ को। पर अगर मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ तो क्या अंदर क्या बचता है, यहाँ का L बचेगा क्योंकि 2 तो बाहर निकल गया, प्लस यहाँ से भी 2 बाहर निकलते, यहाँ पे क्या बचेगा B। मतलब हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सेंटीमीटर। इसका यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिखो, मीटर है तो मीटर लिखो, mm है तो mm लिखो, जो भी यूनिट आपको दिया जाता है वही यूनिट आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो क्या है एरिया फॉर्मूलाज। पेरीमीटर डिफरेंट चीज़ है और एरिया डिफरेंट चीज़ है। किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या बोला है उन्होंने, ट्रायंगल। ट्रायंगल अभी ये जो हमने पेरीमीटर देखा था, इसमें क्या किया था, ये जो सभी साइड्स थे उनको हमने ऐड किया था। एरिया मतलब क्या होगा, देखो इसी फिगर में समझा। एरिया मतलब क्या होगा, इसके अंदर वाला जितना भी स्पेस है, इस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी स्पेस है वो पूरा मेरा क्या है, वो मेरा है एरिया। अभी मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया कितना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कुछ फार्मूला है। इसके पहले हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल। ये समझ गए आपको एरिया कौन सा होता है, ये जो शेडेड पोर्शन है, लाइनिंग वाला पोर्शन है, वो सभी क्या है उसका एरिया है। अभी देखते हैं हम ट्रायंगल में कैसा। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रायंगल। अगर यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ तो एक ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे पहले तो 3 साइड होती है और 3 एंगल्स होते हैं। बट एरिया में हमें उनकी ज़रूरत है क्या, नहीं है। एरिया में किसकी ज़रूरत है, ये जो मेरी लाइन होती है ये, इसको मैं बोलता हूँ बेस। ये क्या है मेरा ट्रायंगल का बेस, जिसके ऊपर मेरा पूरा ट्रायंगल खड़ा है। अगर मैं बेस ही नहीं बनाऊँ तो मेरा ट्रायंगल खड़ा नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। अभी अगर देखते हैं, अगर ये बेस हो गया मतलब इसकी कुछ हाइट होगी, तो ये क्या होगी मेरी हाइट कभी भी वर्टिकली मेजर की जाती है। मतलब क्या होता है, वो बेस को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये मेरी हाइट नहीं होगी। हाइट कैसे होगी मेरा ए पॉइंट से जो लाइन निकलेगी और वो बेस को परपेंडिकुलर, ये क्या होगी मेरी, ये होगी मेरी ट्रायंगल की हाइट। ये होगी मेरी ट्रायंगल की हाइट। तो बेसिकली बेस को हम बी से डिनोट करते हैं और हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। ठीक है, पर ये कंडीशंस में कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ट्रायंगल दिया है तो बेस में बी यूज़ करते हैं, अगर रेक्टेंगल है तो उसमें ब्रेथ में बी यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। जितना भी ट्रायंगल का एरिया होगा उसको क्या कर देंगे हम, हाफ। ट्रायंगल के एरिया को हाफ नहीं करेंगे, उसको क्या लिखना है, हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू
उसकी हाइट, ये जितना बेस है और उसकी जितनी हाइट है उन दोनों का जितना मल्टीप्लिकेशन है उसका अगर हाफ कर दो, आधा कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल का क्या मिलेगा, ये पूरा एरिया मिलेगा। समझ में आ रहा है, इस ट्रायंगल का क्या मिलेगा हमें एरिया। अब बेस को किससे डिनोट करते हैं हम, बी से, और हाइट को किससे डिनोट करते हैं हम, एच से। मतलब मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको बुक में ऐसे भी लिखा गया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको कुछ बुक में ऐसा भी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर के प्रॉपर्टी में अभी हमने पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के ऑल साइड्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मैं बोलूँ स्क्वायर के ऑल साइड्स का लेंथ इक्वल होता है तो उसका एरिया फाइंड आउट कैसे करें। अगर ये मैंने अभी स्क्वायर ड्रॉ किया है, अगर इसके एक साइड की लेंथ कितनी है, एक्स, मतलब ये भी क्या हो जाएगा एक्स, ये भी क्या हो जाएगा एक्स, ये भी क्या हो जाएगा एक्स। अभी इसका एरिया कैसे आएगा, इसका एरिया ऐसे आएगा, ये क्या है अंदर वाला पूरा पोर्शन क्या है इसका एरिया, इसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या आएगा, ये एरिया में बैठेंगे, इस स्पेस में बैठेंगे अंदर वाले, तो क्या है उसका साइड इनटू साइड, क्योंकि उसके पूरे साइड क्या है सेम ही लेंथ के, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स अगर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है एक साइड का स्क्वायर, मतलब क्या होता है एक स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें मैंने एक्स लिया है, आप कुछ कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दिया रेक्टेंगल, चलो आ जाते हैं फिर से इसी रेक्टेंगल पे। चलो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें रेक्टेंगल का फिगर देखना पड़ेगा। तो ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल का फिगर। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये एल है तो ये भी एल होगा, ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। नाम भी दे देते थे, चलो नाम रख देते इसका ए बी सी और डी। अभी क्या फाइंड आउट करना है हमें, एरिया का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, किसके, रेक्टेंगल के, किसके रेक्टेंगल के एरिया का फाइंड आउट, एरिया के फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या देखते हैं हम, एरिया क्या होगा, इसका ऐसा एरिया आएगा डायगोनली, ये हो गया मेरा शेडेड पोर्शन, लाइनिंग कर दिया उसको। इसके अंदर कितने लोग बैठेंगे वो एरिया के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो क्या करेंगे हम, अपोजिट साइड जो भी है, अपोजिट साइड जो भी है वो कौन से है, ये एल सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है 20 सेंटीमीटर, ऐसे और ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे आया, लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड्स का लेंथ डिफरेंट होता है। अपोजिट साइड्स जो होती है, देखो यहाँ पे लेंथ क्या है अपोजिट साइड का इक्वल है, पर इसका लेंथ कुछ अलग होगा और इसका ब्रेथ कुछ अलग होगा, इसका लेंथ कुछ अलग होगा और इसका ब्रेथ कुछ अलग होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। और अभी लास्ट में बची एक बात, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर जो भी होता है उसके यूनिट में कभी भी स्क्वायर या क्यूब नहीं आता है, पर जो भी एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, एरिया क्या है 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन। जब 2 यूनिट मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके यूनिट में क्या आता है, उसके यूनिट में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर हो सकता है किलोमीटर स्क्वायर, कोई भी यूनिट आ सकता है, पर ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या होगा मेरा एरिया का यूनिट, ठीक है। ये समझा आपको। उसके बाद देखते हैं नंबर पैटर्न रूल। नंबर पैटर्न रूल कैसे वर्क करता है ये हमें अभी चेक करना है, ठीक है। नंबर पैटर्न रूल, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने यहाँ पे बनाया है v, अभी ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे v बनाया। ये v किसके हेल्प से बनाया मैंने मैस्टिक्स लिए घर के, और वो मैस्टिक्स को ज्वाइन कर करके क्या बनाया मैंने v बनाया। अभी अगर हम ये v को देखते हैं तो ये एक v बनाने के लिए मुझे कितने मैस्टिक्स लगे, आप बोलोगे 2, करेक्ट। एक v फॉर्म करने के लिए मुझे कितने मैस्टिक्स लगे 2।
अगर ये दोनों को मिला दो तो ये 2 V बनाने के लिए मुझे कितने मैस्टिक लगेंगे? 4। कैसे? अगर एक मैस्टिक के लिए तो 2 के लिए 2 से गुना, मतलब कितना आएगा? 2 V's है, कितना आएगा? 4 मैस्टिक्स आएगा। कितना आएगा? 4 मैस्टिक। अगर मैं ये तीनों को लेता हूँ, कितने मैस्टिक्स है एक इसमें? 2, कितना आएगा टोटल? 6। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 × 2, मतलब कितने मैस्टिक लगेंगे? 4 V फॉर्म करने के लिए 8। अगर मैं लिखता हूँ मेरे को कितने फॉर्म करने हैं? 50। एक में कितने लगते हैं? 2, मतलब 50 V's फॉर्म करने के लिए मुझे टोटल कितने मैस्टिक लगेंगे? तो 50 2 कितना होता है? 50 का डबल 100 मैस्टिक्स लगेंगे। तो ये क्या होता है? नम एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अभी पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है? इन सभी में 2 तो मेरा कॉमन है, इन सभी में मेरा 2 तो कॉमन है। और ये क्या है मेरा? 1 2 3 4 ये 50, ये क्या है मेरा? ये सभी तो मेरे नेचुरल नंबर है। मगर ये सभी मेरे नेचुरल नंबर है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ। अगर ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को मैं स्मॉल n से डिनोट कर सकता हूँ। ये क्या आएगा? इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 2 × n मतलब कितना होगा मेरा? ट्वाइस n। 2 इंटू कितना होगा मेरा? ट्वाइस n। ये क्या है मेरा? एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है? एक पैटर्न को मेरे फॉलो कर रहा है। ये पैटर्न कौन सा है ये मैंने फाइंड आउट किया, ट्वाइस n। अगर मैं n की जगह कोई भी नंबर लिख दूँ, सपोज यहाँ पे 200 लिख दूँ, तो 200 टू द कितना आएगा? 400। अगर मुझे 200 V's फॉर्म करने हैं तो मेरे टोटल मैस्टिक कितने लगेंगे? उसके डबल लगेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है? 2 से हो रहा है। मतलब मुझे 200 V's फॉर्म करने के लिए उसके डबल मैस्टिक्स लगेंगे। डबल मतलब 200 का कितना होगा? 400 मैस्टिक्स मेरे को यहाँ पे लगेंगे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी तो हमने V का देखा, कुछ और देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये W। ये मैस्टिक से हमने क्या बनाया? W बनाया, ठीक है। यहाँ पर भी W बनाया, यहाँ पर भी W। अभी मैं देखता हूँ मेरा ये एक W फॉर्म होने के लिए मेरे को कितने मैस्टिक्स लिखने हैं? 4। मतलब 1 × 4 कितना आएगा मेरा? 4 ही आएगा। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, मतलब 2 W's फॉर्म करने के लिए कितना लगेगा मेरे को? मल्टीप्लाई बाय कितना करूँगा मैं? 4। क्यों? क्योंकि एक W बनाने के लिए मुझे कितने मैस्टिक्स लग रहे हैं? 4 लग रहे हैं। तो 2 W बनाने के मुझे कितने लगेगा? मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा 2 से। तो कितना आएगा मेरा? 8 है क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों को मिलाओ तो कितना आएगा मेरा? 8 आएगा। उसके बाद अगर मुझे 3 W फॉर्म करना है तो कितना आएगा? 3 इंटू मेरा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 3 4 12। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मुझे 30 W फॉर्म करना है, 30 W फॉर्म करना है तो मुझे कितने मैस्टिक्स लगेंगे? सिंपल है, मैं क्या करूँगा? एक को मेरे एक W को फॉर्म होने के लिए अगर 4 मैस्टिक लगने हैं तो 30 को फॉर्म करने के लिए 30 W फॉर्म करने के लिए कितने लगेंगे? मैं उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँगा कितने से? 4 से। 3 4 कितना आता है मेरा? 12। बाद में लास्ट में एक 0 लगा तो कितना आएगा? 120 मैस्टिक्स लगेंगे मुझे। कितने लगेंगे? 1 मैस्टिक्स। अभी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 30 40 50 ये सभी क्या है? ये सभी मेरे नेचुरल नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ n × 4 मतलब यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? 4n। अभी अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि मुझे इतने नंबर ऑफ W's फॉर्म करने, मुझे 1000 W फॉर्म करने, 2000 W फॉर्म करने, मुझे बताओ कितने मैस्टिक्स लगेंगे, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपका आंसर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपका आंसर मिलेगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर आपको 1000 W फॉर्म करने हैं तो आपको कितने मैस्टिक लगेंगे? आपको 4000 मैस्टिक्स लगेंगे। कैसे 4000? तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए डायरेक्ट, क्योंकि आपको तो पता था कि एक W फॉर्म करने के लिए मुझे 4 मैस्टिक्स लग रहे हैं, तो 1000 W फॉर्म करने के लिए कितने लगेंगे मुझे? तो मैंने 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है मेरा? 4000 है। तो मुझे कितने लगेंगे? मुझे 4000 मैस्टिक्स लगेंगे 1000 W फॉर्म करने के लिए। 1000 W फॉर्म करने के लिए मुझे कितने लगेंगे? 4000 मैस्टिक्स लगेंगे। इसी एग्जांपल को अगर हम रिलेट करते हैं हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन से, क्लास में जब भी बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो एक स्टूडेंट क्या करता है, जो जिसका भी बर्थडे होता है वो पूरे क्लास को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करता है, या फिर कोई अलग अदर चीज़ लाते हैं, पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर एक स्टूडेंट को मैंने एक चॉकलेट दिया और मेरे क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट है तो मुझे 50 स्टूडेंट के लिए कितने चॉकलेट लगेंगे? जाहिर सी बात है एक को एक देना है, मतलब 50 को कितने लगेंगे?
50 लगेंगे, 50 स्टूडेंट को कितने लगेंगे, 50 चॉकलेट लगेंगे। अगर वही मैं चेंज कर दूँ, मेरे को एक स्टूडेंट को 2 चॉकलेट देना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके डबल लाऊंगा। मतलब कितना लाऊंगा, 50 स्टूडेंट है मेरे क्लास में, 50 स्टूडेंट है, तो मैं कितना लाऊंगा, टोटल 100 चॉकलेट्स लाऊंगा। 50 स्टूडेंट के हिसाब से मैं कितना लाऊंगा, 100 चॉकलेट लाऊंगा। जैसे ही आप अगर नंबर बढ़ाते रहोगे, नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ाते रहो, तो क्या करोगे आप, जितनी स्टूडेंट है उसको नंबर ऑफ चॉकलेट से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मुझे एक बच्चे को 3 देना है तो 50 को कितना लगेगा, 150। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 50 3 कितना आएगा, 150। तो ये सब नंबर पैटर्न जो है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क होता है, कि जहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि मुझे एक पेन जो है एक स्टूडेंट को देना है, तो मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो मुझे 50 स्टूडेंट के लिए कितने पेन्स लगेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया है उन्होंने, इसमें से ये फॉर्मूलेज वहाँ पे वर्क नहीं होने वाले। ये फॉर्मूलेज उस एग्जांपल में या फिर इसके बाद वाले आने वाले प्रैक्टिस जोन में वर्क नहीं होने वाले, ये यूज़ नहीं होने वाले। फिर भी ये टॉपिक में दिया था, बुक में दिया था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। तो ये अच्छे से याद रखो, ये फॉर्मूलाज आपको लाइफ टाइम याद आएंगे। ये फॉर्मूलाज आपको लाइफ टाइम याद आएंगे, क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड में इसका यूज़ होता है। तो आप ये याद कर लो, नहीं करोगे तो भी ये अपनी याद खुद की ये दिलवा सकते हैं, इतना पावर इन फार्मूलाज में होता है। सो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक एग्जाम्पल दिया है, तो उस एग्जाम्पल को मैं अगले वाली वीडियो में समझाऊंगा। सो थैंक यू एंड जय हिंद।